हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा ही रहनी है और इस सेक्टर को कभी ख़त्म भी नहीं होना है। ये बढ़ना ही बढ़ना है। विदाउट इसके तो बिजनेस पॉसिबल है ही नहीं। तो बैंक्स हुए या NBFC कंपनीज हुई, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हमेशा हमें इस तरह के सेक्टर को ही चुनना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय तक रहे, जिसमें एक नई कंपनी है जो कि अभी रिसेंट लिस्ट हुई है और लोगों ने उस कंपनी को काफ़ी मजाक बना दिया था। तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट नहीं हुआ था तब उसकी बात करते थे 350 रुपये की, और जब ये लिस्ट हुआ 250 के आसपास, और लोग इसका टारगेट देने लगे 200 रुपये। हालांकि 200 भी आ गया, लोग फिर इसका टारगेट देने लगे 150 रुपये और 50 रुपये। तो भाई क्या ये पॉसिबल था? मेरा उन लोगों से कहना है कि ये पॉसिबल था कि 50 रुपये पे एक अच्छी कंपनी का स्टॉक 50 रुपये पे आ जाएगा? अरे ठीक है स्टॉक्स के बारे में, लेकिन ऐसे स्टॉक्स का मजाक भी तो मत बनाओ कि इनको आप पेनी स्टॉक से भी नीचे गिरा दो। आप उसके कंपनी के प्रमोटर को भी देखो, आप उसकी कंपनी के ग्रुप को देखो कि कौन ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, उस कंपनी से कौन कौन जुड़ा हुआ है। लोग नहीं जानते हैं। लोग केवी कामत को नहीं जानते हैं। केवी कामत 96 से ICICI बैंक में था और उसने ही अगर ICICI बैंक को ऊंचा पहुंचाया तो सिर्फ केवी कामत नहीं पहुंचाया था। केवी कामत अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, और जो बुलंदियां ICICI बैंक ने छुई हुई हैं तो वो केवी कामत की वजह से ही छुई हुई हैं। आज बैंक कहाँ पर है? आज उसी को चेयरमैन बनाया गया हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो कम से कम उनके ग्रुप को तो देखो, उस ग्रुप में कौन कौन जुड़ा हुआ है। ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया तो क्यों किया? कुछ सोच कर ही तो पार्टनरशिप जो की है तो कुछ सोच कर ही तो की होगी। उसके पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाह रहा हूँ या कुछ आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि 2020 में 2021 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 150 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये के आसपास चलता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। अगर उसके बोनस वगैरह सभी को शेयर को जोड़ दिया जाए तो आज उसकी कॉस्ट होती है 20,000 रुपये। 150 वाला शेयर 20,000 हो गया, लेकिन कब? 20 साल बाद। 20 साल का पेशेंस रखा जिसने, पैसा उसी ने बनाया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, इन्फोसिस जो कि 150 रुपये और 250 रुपये चलता था उस समय। विप्रो 100 रुपये, 125 रुपये का चलता था, लेकिन किसी को नहीं पता था। तो उस समय भी हम समझ सकते थे कि यार ये हाँ कंपनियां हैं, और आज हम लोगों ने पैसा बनाया होता है। तो पुरानी चीज़ों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें कि मैं तो पुरानी चीज़ों को याद करके ही इन्वेस्ट करता हूँ या कोई भी प्लानिंग करता हूँ। तो अपनी पुरानी गलतियाँ जो मैंने की हुई, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि जो गलतियाँ पहले की थी वो अब ना हो। तो रिलायंस में अगर एक चीज़ और बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस ग्रुप वो ग्रुप है जो अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान भी रखता है। यही चीज़ उस समय बहुत पहले हुई थी कि जब सेलर्स हावी हुए थे लैंड इंडस्ट्रीज पर, तो रिलायंस से धीरूभाई अंबानी ने ही शेयर्स खरीदे थे। क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स की चिंता थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में मुकेश अंबानी की जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने अभी 5 करोड़ शेयर करीब खरीदे हैं ना, तो वो सिर्फ यही सोच कर खरीदे हुए थे कि बल्क सेलिंग आएगी तो ये शेयर नीचे जाएगा, तो उसको संभालने के लिए खरीदे थे, इससे उनका इन्वेस्टर निराश ना हो। यही वजह थी उनके शेयर खरीदने की। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्ग टर्म में ये बात सच है कि मल्टीबैगर ही बनेगा। आप उसकी जियो को उठा के देख लो मोबाइल को, आप उनका जियो फाइनेंशियल सर्विस भी आगे देख लेना, वो भी एक दिन ऊंचाइयों पर ही होगा।
हालांकि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये रिसर्च करके बता रहा हूँ। पुरानी चीज़ों को सोचकर लोगों को जागरूक करना है मेरा उद्देश्य। कि बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जिससे हमारा छोटा इन्वेस्टर, मैं और आप जैसे लोग डर जाते हैं और उससे हम नुकसान भी खाते हैं। क्योंकि जब बल्क में सेलिंग होती है ना, तो जब शेयर गिरता है तो हम लोग बेचने के लिए आगे जाते हैं और हम ही लोग नुकसान खाते हैं, बाकी बड़ा इन्वेस्टर तो बैठा हुआ होता है। तो हमेशा अफवाहों से भी सावधान रहो और पुरानी चीज़ों से सीखो। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज मल्टी बैगर है, तो ये देखो कि किस ग्रुप का स्टॉक है वो। तो और पैसा सिर्फ लंबे समय में ही बनता है। आप हमेशा क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। दूसरी चीज, नॉलेज, करेज और पेशेंस, 3 चीज अपने अंदर जरूर पैदा करके रखो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी बोला है और मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके तसल्ली से बैठो। कहते हैं ना, जैसे एक कमरे में अगर 20-25 खरगोश छोड़ दिए, आप किसी को भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तो उसी तरह से आप शेयर मार्केट से भी पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन किसी एक खरगोश पर आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि मुझे इस खरगोश को पकड़ना है, तो आप उसको कभी ना कभी पकड़ ही लोगे, सुबह नहीं तो शाम तक पकड़ ही लोगे। तो वही चीज़ वहाँ पे भी लागू होती है कि अगर आप एक स्टॉक पर फोकस करोगे और उसको लेकर बैठ जाओगे, तसल्ली करोगे, इधर उधर के अफवाहों में नहीं आओगे, इधर उधर की कंपनियों पर नहीं जाओगे, तो एक दिन ये प्रॉफिट्स हमें देंगे ही देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पुरानी गलतियों से सीखें, अफवाहों में ना जाएं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये वीडियो मैंने सिर्फ रिसर्च पर्पस से बनाया है। जो नॉलेज थी बस वही आप सब लोगों को बता रहा हूँ। अपनी गलतियाँ जो मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो करें। और प्लीज़ जो कुछ सीखें तो मुझे उससे बहुत खुशी होगी कि चलो मेरी जो गलतियाँ नहीं, उनसे कोई है तो जो सीख रहा है।